चलिए, खबरें ही बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती है आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए हैं। खैर, अब तो एक क्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, तो सब में ही बिकवाली देखने को मिलेगी। हालांकि हम कोशिश ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे शेयर निकाल के लाएं जो कि बाजार की जो दिशा चल रही है उससे थोड़ा सा विपरीत कामकाज कर रहे हो। नायका की बात कर लेते हैं। नायका के नतीजे अच्छे रहे हैं और नतीजे में अगर हम देखें, मुनाफा 51% बढ़ा है और ये बढ़कर के 26.4 करोड़ रुपए रहा। आय की बात करें तो 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें करीब 26% का इजाफा रहा है। 2238 करोड़ के आसपास जो है वो कंपनी की आय जो है रही है। लेकिन इस सबके बीच में शेयर में जो है हमने देखा कि शुरुआती तेज़ी देखने को मिल रही थी नतीजों के बाद, लेकिन उसके बाद गिरावट रही है। हालांकि लोअर लेवल से भी थोड़ी रिकवरी है, लेकिन अभी भी आधे पौने % के आसपास की गिरावट बनी हुई है। नायका में 168 के आसपास। नायका कैसे लग रहा है सर आपको? रिजल्ट्स ठीक रहे हैं? सर कंसोलिडेशन पैटर्न है और मुझे लगता है कि एक बार ज्यादा यहाँ पे हड़बड़ी करने का कोई बात नहीं है। कंपनी का जो लास्ट डिविडेंड है, डिविडेंड 30% के आसपास दिया था, तो अच्छा दिया था। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 158 159 एक जोन है। मुझे लगता है पर्टिकुलर काउंटर को आपको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। लेकिन एक चीज जो फंडामेंटली एक बात है यहाँ पे, अपना जो पीबी है, अपना जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, 37 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। तो ये मुझे अनकंफर्टेबल चीज लग रहा है फंडामेंटली। सो आप एक बार होल्ड कीजिए। 158 इज योर स्टॉप लॉस। चलिए, तो ये एक 10 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर नायका के लिए दी जा रही है। अगली कंपनी लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं किस तरह की खबरें निकल करके आई हैं। ज़रा अदानी पावर में बात कर लेते हैं। अदानी पावर पर एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि बांग्लादेश की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि जो पुरानी जो सप्लाई थी पूरी तरह से वो अब बहाल कर दी जाए। कुछ दिन पहले ही क्रिसिल ने भी इसे अपग्रेड किया है और शेयर टेक्निकली जो है वो थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है। अपने 100, 150, 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ। करीब 3 महीने से जो है पूरी सप्लाई जो है वो बाधित है। बहुत सारे विवाद भी रहे जो है बांग्लादेश को सप्लाई को लेकर के। बीच में जो है सप्लाई इस वजह से भी रोकी गई थी क्योंकि पेमेंट नहीं हो रही थी। हालांकि जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया क्योंकि जाड़े में जो है मांग जो है वो कम हो जाती है, इस वजह से फुल सप्लाई जो है वो नहीं की जा रही थी, लेकिन अब डिमांड की गई। तो इसके बाद से हमने देखा अदानी पावर के शेयर में एक मजबूती देखने को मिल रही थी इस खबर के चलते। लेकिन अभी भी हरे निशान में है। मामूली बढ़त है, 60 पैसे की बढ़त है, लेकिन हरा निशान है। 492, 493 कैसा लग रहा है सर अदानी पावर का शेयर आपको? और क्या यहाँ पर करंट लेवल पे बाइंग की जा सकती है? हाँ सर, अदानी ग्रुप को लेके और अदानी पावर को लेके मैं फिलहाल अभी थोड़ा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इनका जो इश्यूज चल रहा था हिडेनबर्ग को लेके, हिडेनबर्ग शटडाउन हो गया। और एफबीआई जो अपना है, जो इशू चल रहा था अमेरिका में, वो भी चेंज हो गया। डोनाल्ड ट्रम्प जी आ गए तो वहाँ पे बहुत सपोर्ट इनको मिल रहा है। बांग्लादेश वाला जो इशू है वो भी इशू रिजॉल्व हो गया। और मुझे लगता है पर्टिकुलर जो अदानी पावर है 492 493 के आसपास चल रहा है। चार्ट में मुझे लगता है हड़बड़ी करने का कोई बात नहीं। कभी भी अगर आपको 470 से लेके 450 की कभी भी एक डिप मिले, उस डिप में आप बाइंग कर सकते हो। होल्ड कीजिए पर्टिकुलर सेगमेंट को, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का जो नीट प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 12,880 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऊपर से बहुत नीचे भी आया है, आप ऑल टाइम हाई देखेंगे ऑलमोस्ट 900 के आसपास, तो बहुत लोअर वैल्यूएशन पे भी आ गया है। तो इस लेवल से भी हो सकता है, और कभी भी आपको अगर 30-40 रुपीज नीचे मिले तो बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी रहेगा। पाई ऑन टिप्स। चलिए, ये फिलहाल अदानी पावर पे का जो है नज़रिया है यहाँ पर। इसके अलावा आज मेटल की अच्छी खासी पिटाई हो रही है। कल की गिरावट वो और एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ज़रा नाल्को पे नज़र डाल लेते हैं, नतीजे वहाँ पर किस तरीके से देखने को मिले हैं और उसके बाद शेयर पे क्या भाव देखने को मिल रहा है। शानदार नतीजे रहे हैं। मुनाफे में हम देख रहे हैं करीब 3 गुना हो गया है। आय में करीब 40% के आसपास की बढ़त रही है। EBITDA 200% से ज़्यादा का बढ़ा है। हालांकि शेयर में शुरुआती बढ़त के बाद तेज़ गिरावट देखने को मिली है। 232.83% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। आय 39.3% बढ़ के 4662 करोड़ रुपए रही है। EBITDA करीब करीब 201% बढ़ करके 2327 करोड़ रुपए रहा है। लेकिन शेयर पर नजर डालें तो तेज़ सेलिंग देखने को मिल रही है ऊपर के स्तर से। नाल्को के शेयर में अभी जो भाव देखने को मिल रहा है नाल्को पे, वो देखने को मिल रहा है 183, 184 के आसपास। 4.25% के आसपास की गिरावट। अब 4.5% नीचे जो है आप देख सकते हैं नाल्को का शेयर। क्या करें सर नाल्को के अंदर? मेटल में कल भी दबाव था, आज भी दबाव है। और ये जो असर है ट्रंप साहब के टैरिफ का, स्टील और एल्युमिनियम पे जो 25% का टैरिफ लगाया गया है, क्या ये आगे कुछ दिनों तक और कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है?
मुझे लगता है सर यही थोड़ा पर्टिकुलर रीजन है, थोड़ा पेन का और पर्टिकुलर सेगमेंट नीचे आने का। फिलहाल अभी तो मार्केट ही नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट 95% स्मॉल कैप मिड कैप भी नीचे है। तो मुझे लगता है एक बार एक 168 165 तक नीचे आ सकता है। बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी रहेगा। और मुझे लगता है कि सर फंडामेंटली कंपनी इज वेरी गुड, क्योंकि 4,000 करोड़ का प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर में भी, ऑलमोस्ट मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ के आसपास है। तो लिक्विडिटी ठीक ठाक है और ऊपर से नीचे भी आया है। रिटेस्ट हो सकता है, रिटेस्ट जोन है सर ऑलमोस्ट 160 155 के आसपास। सो अगर आपके पास अभी है, आप होल्ड कीजिए, यहाँ से और 15 20 रुपीज नीचे भी आ सकता है। सो आप एवरेज भी कर सकते हो पर्टिकुलर डिस्काउंटर को। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों सर अच्छा है। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं नाल्को के अंदर, लेकिन बाजार अच्छा नहीं है। और इस समय अमेरिका से जो संकेत ट्रंप साहब दे रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। अदरवाइज़ कोई समस्या नहीं है, ये कहना है प्रदीप हल्दर जी का। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं और वो है शामी होटल्स। होटल इंडस्ट्रीज़ पे बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अब इस पर है कि नहीं वो देखना होगा। डुएट होटल में कंपनी ने जो है वो 100% जो है वो हिस्सेदारी खरीदी है। और आपको बता दें कि पहले भी सब्सिडी थी, लेकिन अब कंप्लीट स्टेक जो है वो बाय कर लिया गया है शामी होटल की तरफ से। करीब 116 कमरे की जो है इनके पास होटल है साउथ में, और करीब 5.3 करोड़ में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है। आज जब हमने ये खबर बनाई थी तब 2% के आसपास की तेज़ी थी, और अब तो बाज़ार में तेज़ी का तो जिक्र ही नहीं देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो शामी होटल्स की अगर बात करें तो अब 2.3% डाउन, 150 रुपये के आसपास। 150 रुपये के आसपास शामी होटल्स अच्छा लग रहा है क्या सर आपको? हाँ सर, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लिक्विडिटी का थोड़ा इशू है। मार्केट कैप बहुत ही कम है, 3,300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। और नीट प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 40 50 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट है। चार्ट ज्यादा नहीं है, लास्ट ईयर ही लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हुआ। हमने देखा कि 136 130 के आसपास स्टार्टिंग हुआ था, ऑलमोस्ट 230 के आसपास गया था। तो उसके बाद लगातार एक कंसोलिडेशन पैटर्न वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में चल रहा है। और रिसेंटली जो फॉल हुआ, रिसेंटली जो ब्रेक डाउन हुआ, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस जो मैं हमेशा आईपीओ वाला, जो नया वाला कंपनी रहता है, 1 2 साल लिस्टिंग होता है, उसमें मैं मेंटेन करता हूँ, वो है आईपीओ हाई एंड आईपीओ लो। तो मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए 133 से 135 के अंदर। अगर कभी भी 130 के नीचे आता है तो आप स्ट्रिक्टली आप इस काउंटर से निकल जाइए। सिमिलर पैटर्न टू जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंस में भी सर सेम पैटर्न बना है, मैं चार्ट देख रहा था। तो मुझे लगता है यहाँ से भी और 15 20 रुपीज नीचे आ सकता है। अगर 130 के नीचे आता है तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे आपको रहना ही नहीं, क्योंकि सर आई बिलीव कि अगर कोई भी कंपनी अपना जो आईपीओ हाई है उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का भी थोड़ा इशू है। सो इसलिए बेटर रहेगा एक बार इग्नोर करना। बेटर होगा एक बार के लिए इग्नोर करें, ये आपके लिए राय फिलहाल निकल करके आती हुई। सबिया सैयद जी कह रही हैं का सवाल आया है। तो एक टिप्पणी जो कि हमने रेलवे पे काफ़ी शेयरों पे बात कर रही है, आरबीएल कॉन जैसे शेयरों पर, एक जुपिटर वैगन पे जो है इनका प्रश्न है। आज की जो तेज़ गिरावट है उसमें जुपिटर वैगन पे बाइंग करना चाह रही हैं, कह रही हैं एवरेज करें तो क्या कर सकते हैं? स्टॉप लॉस यहाँ पर बता दें कि क्या रखना चाहिए। 317 के आसपास चल रहा है, आज 5% से ज़्यादा टूटा हुआ है। जुपिटर वैगन में काफ़ी शानदार मूव दिया था सर, लेकिन अब जो पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है उसमें जो है ये अब 315 के आसपास दोबारा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 748 से जो है करेक्ट होता हुआ आया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या एवरेजिंग करनी चाहिए यहाँ पर, और स्टॉप लॉस क्या होगी? सर मुझे लगता है कि एक बार जो अपना अक्टूबर 23 का जो सपोर्ट था उसके आसपास आ गया है, यहाँ पे उनको बाई नहीं करना चाहिए। और भी 30 40 पॉइंट नीचे आ सकता है। 270 275 इज ए गुड वैल्यू जोन। मुझे लगता है कि उस लेवल पे अगर एक बार आए तो उसमें आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि रेलवे इतना ऊपर आया था तो इसलिए अभी नीचे भी आ रहा है। तो क्योंकि सर लास्ट ऑलरेडी आज भी हमने डिस्कस किया, बजट के दिन भी मैंने डिस्कस किया, यहाँ से भी नीचे आ सकता है। एक बार आप वेट कीजिए, 280 275 इस जोन पे आप बाइंग करना, इस जोन पे नहीं। इस जॉन पे नहीं, ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। और इसी के साथ अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है और क्या कुछ खबरें वहाँ पर निकल के आई हैं। अशोका बिल्डकॉन में हमने देखा कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ा है और ये बढ़ करके हो गया है 654 करोड़ के आसपास। पिछले बार जो है इसमें जो है जो मुनाफा था वो आपकी स्क्रीन में आपने देखा। ऑपरेशन से रेवेन्यू जो है वो 10% के आसपास घटा है। और अभी ज़रा अशोका बिल्डकॉन के शेयर पे नज़र डालते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो जो भाव अभी देखने को मिल रहा है वो करीब 2% नीचे, 232.80 का भाव यहाँ पर।
अशोका बिल्डकॉन सर, क्या करना चाहिए नतीजों के बाद? सर मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट पे है और नतीजे भी अच्छा आया है, और 2015 से लेके 2023 के आसपास एक अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट भी आया था ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ही आया था ब्रेकआउट। सो मुझे लगता है 210 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया उसके बाद हमने देखा कि चार्ट में ऑलमोस्ट 290 के आसपास गया, फिर से नीचे आया। तो अभी जो आज नीचे आ रहा है लास्ट 2 हफ्ते से, मुझे लगता है एक रिटेस्ट हो रहा है। और लगातार सर हमने देखा कि 90 से, और अभी सर जो हाई लगाया था 315 के आसपास, कभी भी अपना वीकली जो एवरेज प्राइस है, वीकली एवरेज प्राइस के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो एज पर द करंट सीएमपी मुझे लगता है 230 के आसपास ही एक सपोर्ट है। तो अगर आप बाई करना चाहते हो तो इस जोन पे ही आप बाई कर सकते हो, होल्ड कीजिए। नेक्स्ट मुझे लगता है कि 4-5 महीना अगर आपका व्यू है तो इसमें आप पॉजिटिव, आपको यहाँ से 10 to 15% मूवमेंट मिल सकता है। जी, ये राय निकल के आती हुई। इस बीच का हमारे एक दर्शक है कमालुद्दीन साहब, वो कह रहे हैं कि एनबीसीसी पर राय दे दीजिए। 85 पर लिया हुआ है सर, और ये एवरेज करना चाह रहे हैं एनबीसीसी पर। और भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं एनबीसीसी को लेकर के। अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है 85 के आसपास है, 5% नीचे, और इनकी खरीद का भाव भी 85 रुपये पर है। तो अब जो इनके मुनाफे अब तक हो रहे थे वो सारे तो गायब हो चुके हैं। अब क्या करना चाहिए? कह रहे हैं मैं एवरेज कर सकता हूँ, तो क्या उसी भाव पे एवरेज करना सही होगा सर? सर एनवीसीसी में एक वीकली चार्ट में काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, तो काप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आने के बाद अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है। सो मुझे लगता है उनको 77 76 एक वैल्यू जोन है। उनको अगर बाई करना है तो 78 77 के आसपास कीजिए, लेकिन ध्यान रखना है आपको 70 के स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। अगर 70 के स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो, कभी भी ब्रेक होता है तो आपको निकल भी जाना है, क्योंकि जो काप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है इसका ब्रेक डाउन ही स्टार्ट हो जाएगा 70 के आसपास। ठीक सर। इस बीच सुनील मीणा जी लगातार जियो फाइनेंस पे टिप्पणी कर रहे हैं। सुनील मीणा जी, जियो फाइनेंस पे काफ़ी डिटेल में बातचीत हो चुकी है, तो आप एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन चलिए फिलहाल इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।